गुड इवनिंग बच्चों। मैं फिर एक बार आपके सामने आ गया हूँ लेकर के क्लास 9th की सोशल साइंस। और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 4, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, अभी तक 3 वीडियो इस चैप्टर के मैंने अपलोड किए हैं। काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, लेकिन मैं हर नए वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भैया हम लोग क्या, चैप्टर क्या है, क्या टॉपिक है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो बच्चों जल्दी से बता दूँ कि इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई भी जो डिसीज़न होता है उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी सरकार कोई भी निर्णय लेती है किस तरीके से लेती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, और इसमें सरकार की कौन सी संस्थाएं भागीदार होती हैं, कौन क्या करता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कोई भी डिसीज़न आम नागरिकों तक जाता है ना। इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। और ये मैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पैराग्राफ, सेकंड कॉलम का फर्स्ट पैराग्राफ, दिस मेमोरेंडम, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ से पहले तक का हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द culmination of a long chain of events. The Government of India had appointed the Second Backward Classes Commission in 1979. It was headed by B.P. Mandal. Hence, it was popularly called the Mandal Commission. बच्चों जो ये ऑफिस मेमोरेंडम यानी ये जो ऑफिस कार्यालय का जो आदेश निकाला गया 27% आरक्षण का, ये एक लंबी घटनाओं, एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाओं का नतीजा थी। ठीक है। भारत सरकार ने 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की स्थापना की, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्री बीपी मंडल। इसलिए इसे मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक समझ गए बच्चों? मतलब इस कमीशन का काम क्या था। आगे पढ़ते हैं कि इस कमीशन में जो मेंबर लोग थे और जो मंडल साहब थे, इन लोगों का काम क्या था, क्यों इन लोगों को एक कमीशन में शामिल किया गया था। It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. इस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो है भारत में एससी एसटी के अलावा, एससी और एसटी के अलावा और ऐसी कितनी जातियां हैं जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, मतलब पता लगाना कि कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और दूसरी बात, उन जातियों के लिए ऐसा सरकार क्या कर सकती है कि वो भी समाज में आगे बढ़ें, उनका विकास हो, क्या किया जा सकता है उन लोगों के लिए, है ना। तो ये दो मुख्य काम इस कमीशन को सौंपे गए थे। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस। इस कमीशन ने 1980 में यानी एक साल में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें थी, बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, बहुत सारी सिफारिशें थी कि ये कौन कौन सी जातियां और बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं
और उन जातियों के विकास के लिए, इस वर्ग के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सारा चीज़ उस रिपोर्ट में लिखा गया था। वन ऑफ दीज वॉज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और उन्हीं सिफारिशों में से एक सिफारिश ये भी थी कि 27% आरक्षण इस वर्ग के लोगों को मिले सरकारी नौकरियों में। ठीक है। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी और जो सिफारिशें थी उसके बारे में संसद में बातचीत हुई, बहस हुई। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने, मेंबर्स ने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया। For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the Commission's recommendation. पिछले कई वर्षों से बहुत से संसद सदस्य और राजनीतिक दल जो हैं लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि जो मंडल कमीशन है उनकी जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाए। मंडल कमीशन में जो सिफारिशें की गई हैं पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, उसे पूरा किया जाए। कई वर्षों से, मतलब 1980 में ही ये रिपोर्ट आ गई थी। देन केम द लोकसभा इलेक्शन इन 1989। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. अब क्या हुआ, 1989 में लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ। आम चुनाव जो होता है जिसमें कि लोकसभा के मेंबर्स को चुना जाता है जो कि सरकार बनाते हैं। इस इलेक्शन में बच्चों, इस चुनाव में जनता दल नाम के दल ने, जनता दल नाम की पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि यदि वो जनता दल चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है केंद्र में, है ना, भारत सरकार जिसको कि बोलते हैं, अगर केंद्र में सरकार बनाती है तो वो निश्चित रूप से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेगी वो सरकार, है ना। मंडल कमीशन में जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाएगा। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। और इस चुनाव हुआ, जनता दल को काफ़ी अच्छी सीटें मिली और जनता दल ने सरकार भी बनाई और इट्स लीडर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और जनता दल की तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, है ना, उनको नेता चुना गया और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, वो भारत के प्रधानमंत्री। सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट। उसके बाद जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कई डिसीजन लिए, कई सारी चीज़ें की। तो क्या क्या हुआ, किस तरीके से जो ये ऑफिस ऑर्डर निकला था, ऑफिस मेमोरेंडम निकला था 27% रिजर्वेशन का, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी की इस नई सरकार ने। क्या क्या की? फर्स्ट स्टेप, पॉइंट नंबर 1, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन। जब बच्चों नई सरकार बनती है, केंद्र में नई सरकार बनती है और लोकसभा के नए नए सब सदस्य चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो है मंत्रिमंडल बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको बोलते हैं। बच्चों, जब पहला जो सेशन लोकसभा का या संसद का जब सत्र होता है, पार्लियामेंट का जब सेशन होता है जिसमें कि मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो आते हैं, बैठते हैं, डिबेट डिस्कशन करते हैं, तो उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के एड्रेस से होती है, राष्ट्रपति के भाषण से होती है। मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के,
तो प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल हॉल में यानी कंबाइंड सेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर हैं वो एक साथ बैठते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, ठीक है, और दोनों जो हाउसेज हैं उनके जो चेयरपर्सन जिनको की बोलते हैं यानी लोकसभा के जो स्पीकर हैं और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लोग भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। और राष्ट्रपति जो है पहली बार एड्रेस करते हैं। राष्ट्रपति के एड्रेस से ही शुरुआत होती है सेशन की। तो प्रेसिडेंट ने जब एड्रेस किया पार्लियामेंट को तो उन्होंने इस पार्टी की मंशा के बारे में, ये जो नई सरकार बनी है जिस दल की, वो आगे क्या करने वाली है उसके बारे में जाहिर किया। अक्सर राष्ट्रपति का जो एड्रेस होता है, भाषण होता है, उसमें नई सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाता है कि ये जो सरकार है ये आगे क्या करने वाली है, किस तरह की नए कानून और नीति को वो लागू करेगी। तो हमारे राष्ट्रपति साहब ने सीधे सीधे पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए ये अनाउंस किया कि इस सरकार की मंशा है कि वो जल्द से जल्द मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करे। On 6th of August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations. 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रिसाइडेड ओवर यानी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री बच्चों मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो थोड़े सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्रिपरिषद में जो सीनियर वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, स्टेटस मिलता है। तो इसमें अक्सर जो है कैबिनेट की मीटिंग में ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई 6 अगस्त 1990 को और इसमें औपचारिक रूप से ये निर्णय लिया गया कि मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिशें हैं, उनको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट डे यानी 7 अगस्त 1990 को नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगले दिन भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद के दोनों सदनों में स्टेटमेंट दिया यानी अपनी बात रखी और दोनों हाउसेस को ये अपने जो कैबिनेट ने डिसीज़न लिया है उसके बारे में बताया कि हमने ये निर्णय लिया है कि हम मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन सिफारिश को लागू करने जा रहे हैं। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और कैबिनेट का जो डिसीजन है उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मतलब इस विभाग को भेज दिया गया लिखित रूप में कि कैबिनेट ने ये डिसीजन ले लिया है। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। जो इस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने इस ऑर्डर को ड्राफ्ट किया यानी इस ऑर्डर को लिखा, जो कि कैबिनेट मीटिंग में जो डिसाइड किया गया था उस ऑर्डर को लिखित रूप में यानी उसकी ड्राफ्टिंग की और फिर उसको ड्राफ्ट करके जो कंसर्न मिनिस्टर हैं यानी जो उस विभाग के मंत्री हैं उनके अप्रूवल के लिए यानी उनके कॉन्सेंट के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए मंत्री जी के पास भेज दिया। एन ऑफिसर साइंड द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, मंत्री के द्वारा जब अप्रूवल मिल गया तो एक अधिकारी, उस डिपार्टमेंट का एक अधिकारी, उसने केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए इस डिसीजन, इस निर्णय पर एक ऑफिस ऑर्डर निकाला। ये वही ऑफिस ऑर्डर था जो हमने वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था और बाकायदा उसका डिस्पैच नंबर लिखा जाता है। ऑफिस ऑर्डर का डिस्पैच नंबर लिखा गया, लेटर, और ये लेटर 13 अगस्त 1990 को लिखा गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। और अगले कुछ महीनों तक ये जो निर्णय, जो ये डिसीजन, ये जो ऑफिस ऑर्डर लिया गया, ये पूरे भारत में
एक बहुत जलता हुआ मुद्दा बन गया। जलता हुआ मुद्दा मतलब इस डिसीजन के कारण पूरे भारत में जगह जगह हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, ठीक है, धरना प्रदर्शन, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, बहुत कुछ हुआ। बच्चों उस समय मुझे याद है हम लोग भी 8-9 क्लास में पढ़ते थे। मुझे याद है कि हमारे स्कूल में भी लोग आते थे धरना प्रदर्शन करने के लिए और स्कूल को बंद करवा दिया जाता था। हम लोगों की कई दिन छुट्टी रही थी, ठीक है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स were full of different views and opinion on this issue. It led to widespread protest and counter protest, some of which were violent. अब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन में इस डिसीज़न के बारे में जो है अलग अलग विचार रखे जा रहे थे। तरह जो पत्रकार, लेखक वगैरह जो भी है वो अपने अलग अलग विचार रख रहे थे। कोई इसके पक्ष में बात कर रहा था, कोई इसके विपक्ष में बात कर रहा था। कोई कह रहा था कि नहीं ये आरक्षण देना ज़रूरी है, इस आरक्षण से बहुत सी पिछड़ी जातियों को लाभ मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा, उनका सामाजिक उत्थान होगा। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोगों का ये विचार था कि ये आरक्षण बढ़ने से जो है जो अन्य जाति के जो छात्र हैं या उम्मीदवार हैं उनको बहुत घाटा होता है। और ये तो जो है संविधान में जो अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार है ना, राइट टू इक्वलिटी, उसका उल्टा है। यहाँ पर आप किसी मतलब कुछ जातियों को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, ख़ास सुविधा दे रहे हैं। उनको तो वो कुछ भी पढ़े ना पढ़े उनको नौकरी मिल ही जाएगी। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह दोनों विचारधाराओं के लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, है ना। एक पक्ष में विरोध कर रहा था तो दूसरा विपक्ष में विरोध कर रहा था, और इसके कारण बहुत जगहों में हिंसा हुई, मारकाट हुई, लड़ाई झगड़े हुए, दंगे टाइप के हुए, है ना। People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities, है ना। लोगों ने बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्स किया, बहुत मतलब लोग सड़कों पे उतर आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस डिसीजन से हजारों लोग जो लाइन में लगे थे कि उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, उनके लिए अवसर ख़त्म हो गए। कि भैया जब 100 सीट है, 100 सीट में लगभग 22-23% जो है वो SC ST के लिए रिज़र्व है, ठीक है। 27% और दे दिया, कहने का मतलब लगभग 50% यानी 100 अगर नौकरी है सरकारी तो उसमें 50 अगर रिज़र्व ही हो जाएगा तो बाकी जातियों के लिए क्या बचेगा। इस तरह की बात होने लगी, ठीक है। तो ये असमानता है लोगों के बीच में। Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservation. कुछ ने महसूस किया कि जो भारत में विभिन्न जातियों के बीच में जो असमानता है इसको दूर करने के लिए जॉब रिजर्वेशन ज़रूरी है। रिजर्वेशन होना भाई ज़रूरी है, रिजर्वेशन अच्छी बात है। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. उनका मानना था कि इससे क्या होगा, ये एक बहुत अच्छा अवसर है उन जातियों के लोगों के लिए जो बेचारे सरकारी नौकरियों में अभी भी सही तरीके से वो उनका जो एक शेयर है वो अभी भी बहुत कम है ना। तो उनको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। कहने का मतलब दोनों तरह की बात हो रही थी। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे, और अक्सर ये हिंसा में बदल जा रहा था।
Others felt that this was unfair as it would deny equality opportunity to those who did not belong to backward communities. वही बात कि बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे थे कि यार ये तो अनफेयर है, ठीक है, और जो समानता का अधिकार हमको मिला है, बराबरी का, इसके भी खिलाफ है ये आदेश। ठीक, कहने का मतलब कि जो जातियां बैकवर्ड में नहीं आती, ठीक है, उनका तो हक जो है वो समाप्त हो जाएगा, उनका हक तो मारा जा रहा है। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। कहने का मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से तेज़ तर्रार, पढ़ने लिखने में तेज हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिलेगा इस आरक्षण की वजह से। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेचुएट कास्ट फीलिंग्स अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। कुछ लोगों का मानना था कि इस फैसले के कारण लोगों की जो जातिगत सोच है वो और बढ़ जाएगी, लोगों में जाति की भावना और बढ़ जाएगी, और ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट। लेकिन इस चैप्टर में हम इस बात पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों कि ये फैसला सही था कि गलत था। इससे हमें कोई मतलब नहीं है और ना ये हमारे चैप्टर पढ़ने का कोई ऑब्जेक्टिव है। हम तो इस चैप्टर में हमें तो ये पढ़ना है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं। हम लोगों को इस इशू के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है कि ये जो फैसला था वो सही था कि गलत था, हमको इसमें जाना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसी को या किसी डिसीज़न को ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। बताया मैंने अभी। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। अब जब ये डिस्प्यूट, ये विवाद हो गया इस ऑफिस ऑर्डर की वजह से, तो इसको सुलझाया किसने। यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन। अगर सरकार के निर्णय की वजह से अगर कोई विवाद हो रहा है तो उस विवाद को भारत में दो अदालतें होती हैं जो सॉल्व कर सकती हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ठीक है, सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस opposed to this order filed a number of cases in the courts. They appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. बच्चों, बहुत सारे जो लोग थे हमारे देश के और बहुत तरह के जो संगठन थे, ठीक है, अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स। सब ने मतलब अलग अलग अपना कोर्ट में मुकदमा, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने हाई कोर्ट में इस ऑफिस ऑर्डर के खिलाफ जो है पेटिशन डाली, याचिका डाली, बहुत सारे लोगों ने पूरे देश भर में। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और इन लोगों की अदालत से अपील थी, ये प्रार्थना थी कि अदालत जो है सरकार के इस आदेश को इनवैलिड, अवैध बताए और तुरंत प्रभाव से इसको लागू करने से रोके सरकार को। The Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as the Indira Shahane and others versus Union of India case. अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी केस थे उन सब केसेस को एक जगह इकट्ठा किया और उस केस का नाम हुआ इंदिरा सहाने और एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, यानी भारत सरकार बनाम इंदिरा सहाने व अन्य। इस तरह से मुकदमा जो है वो लिखा गया। 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both sides.
सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों ने पूरा इस केस के बारे में स्टडी किया। 11 जज की एक जो बेंच होती है, एक जो जूरी होती है, उसने सुनवाई की। बाय अ मेजॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीज़न लिया। सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की जो जूरी थी, जो पीठ थी, उसने मिल करके इस पे सुनवाई की। तो क्या बोलते हैं उसको, मेजॉरिटी से, बहुमत से फैसला लिया गया। जब 11 जज एक ही बात का फैसला करने के लिए बैठते हैं, लेकिन वो लोग मिल करके फैसला नहीं बनाते बच्चों, वो 11 के 11 जो जज हैं वो अपना अलग अलग फैसला लिखते हैं, छिपा करके, एक दूसरे से छिपा करके, और फिर 11 जज पढ़ते हैं। जब जिस दिन निर्णय लिया जाता है, 11 जज, हर जज अपना निर्णय, कि उसने क्या निर्णय लिया, उसने क्या फैसला सुनाया, इसको सब अपना अपना फैसला सुनाते हैं। फिर उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें मेजॉरिटी देखी जाती है कि कितने जज ने, 11 में से कितने जज लोगों ने पक्ष में फैसला दिया और किसने विपक्ष में। यदि पक्ष के ज़्यादा हैं और विपक्ष के कम, तो पक्ष में फैसला हो जाता है। और यदि विपक्ष में, अगेंस्ट में ज़्यादा जज ने फैसला दिया है, तो अगेंस्ट का फैसला माना जाएगा, है ना। इस तरह से मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये आदेश पूरी तरह वैध है। सरकार ने बिल्कुल सही आदेश लिया है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी एक आदेश दिया कि वो इस आदेश को थोड़ा सा मॉडिफाई करे, इसमें थोड़ा सा संशोधन करे। क्या संशोधन करने के लिए बोला गया बच्चों, एक मिनट, हाँ, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पिछड़ी जाति के ही होना जरूरी नहीं है ना। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आप पिछड़ी जाति के हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही खाते पीते घर के हैं, आप संपन्न हैं, आपके पास पैसा है, पावर है ना, आप एजुकेटेड हैं, आपके परिवार में खूब पढ़े लिखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि आप पिछड़ी जाति के हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लोगों को इस सुविधा से बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार, है ना, सर्वे करे और ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करे, इस पॉलिसी से, इस रिजर्वेशन पॉलिसी से निकाले। Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 8 September 1993। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक और ऑफिस ऑर्डर मेमोरेंडम निकाला 8 सितंबर 1993 को। द डिस्प्यूट, है ना, और द डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन। और इस तरह से ये विवाद ख़त्म हो गया बच्चों। और उसके बाद जो लागू हुआ डिसीज़न, वो आज भी मान्य है, आज भी उसी तरीके से 27% आरक्षण अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने कहा कि एक पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जाए और फिर हम लोग कल आगे के पैराग्राफ्स को, आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, गुड नाइट।